नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार में राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जहां वो हर रोज नए विवादों में फंस रहे हैं। एक तरफ वो पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक भाषा बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल के कार्यकर्ता एक कदम आगे बढ़ गए हैं। वो पीएम मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। बिहार के दरभंगा में राहुल की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गालियां दी गई। दरभंगा के अतरबेल में रैली के दौरान पीएम मोदी को अपशब्द कह गए। रैली के मन से मोदी को जो गालियां दी गई, अब उसको लेकर विपक्ष फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये रैली यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाई थी। नौशाद जो गालियां दी वो हम आपको बता भी नहीं सकते। राहुल और उनके चेले चपाटों की शर्मनाक हरकत से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा है। कैसे अपने मकसद से भटक गई राहुल की यात्रा? क्या चुनाव से पहले ही विपक्ष की हो चुकी है बड़ी हार? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी की यात्रा जब से शुरू हुई है, हर रोज कोई ना कोई विवाद इसके साथ जुड़ रहा है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। जो शर्मनाक हरकत राहुल के मन से की गई है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी कोई आज पहली बार पीएम मोदी को तू तड़ा की भाषा यूज नहीं कर रहे हैं। इनका सीएम, जो तेलंगाना का सीएम है रेवंत रेड्डी, वो कहता है कि तेलंगाना का डीएनए बिहारियों के डीएनए से बेहतर है। ये भी एक गाली ही है बिहारियों के लिए। अंतर बस इतना है कि राहुल आज पीएम को गाली दे रहे हैं, अपने यूथ कांग्रेस के नेता से गालियां दिलवा रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दिलवा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, उन गालियों को हम यहाँ उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। अदना सा नेता है, सोचिए, लेकिन मुस्लिम नेता है। तो एक बात तो कांग्रेसियों को समझ में आनी चाहिए कि भाजपा को गाली देना, आरएसएस को गाली देना, मोदी को गाली देना, अमित शाह को गाली देना और ये समझना कि मुस्लिम इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं कि अगर इन लोगों को गाली दिलवा देंगे तो हमें वोट मिल जाएगा जी। और इसीलिए वो मोहम्मद नौशाद से गाली दिलवाता है और उस एरिया में गाली दिलवाता है जहां पहले से ही बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा हैं। सोचिए इसका मन कितना बढ़ा हुआ है, इस छोटे छोटे नेताओं का भी। और वो क्यों? जिस डीएनए की बात कांग्रेस उठाती है, मुझे लगता है कि राहुल की परवरिश में ही खराबी है। राहुल का डीएनए ही खराब है। सोनिया गांधी ने इस राहुल गांधी का परवरिश किस तरह से किया, ये भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि बिहार में जाकर अभी देखा जाए तो जिस तरह से राजद के 6 विधायक खिसक गए हैं उपचुनाव में हार वगैरह, या फिर जिस तरह से पाला बदले और जिस तरह से आज सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो गई है, और ऐसे में भी सद्बुद्धि नहीं आ रही है कि वो उस बिहार में गालियां दिलवा रहे हैं जहां बिहारियों को या बिहारियों द्वारा पीएम मोदी को बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है। पीएम मोदी बड़े अजीज हैं बिहारियों के। तो ये सोचने वाली बात है कि राहुल कर क्या रहे हैं। राहुल को अगर तमीज़ नहीं है तो कम से कम कहीं से सीख लें, उधार ले लें। लेकिन बात है कि जंगल राज के नेताओं के साथ आप चलेंगे तो आप कहाँ सीखेंगे? और आपका जो, मुझे लगता है कि राहुल अगर नहीं संभले तो उनका दिमाग का नस फट जाएगा, क्योंकि उनको हार साफ दिख रही है और वे इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। और अगर सच में राहुल नहीं संभले तो एक दिन वो कोमा में चले जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी उम्र भी दिख रही है। बुढ़ापे की तरफ से राहुल बहुत तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। 55 सालों की उम्र है लगभग प्रधानमंत्री मोदी की, 74 साल उम्र है। उम्र में बड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको गालियां दिलवाना, सोचिए 19 साल का फर्क है। लेकिन इस बड़बोले नेता को तनिक भी तमीज़ नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दिलवा रहे हो और खुद गाली दे रहे हो, तुम तड़ाक कर रहे हो, और वो भी ट्रम्प को एक तरह से बड़ा बताते हुए। क्या मैसेज देना चाह रहे हो? कभी विदेशी मन से जाके देश के खिलाफ नारे दे रहे हो, कभी कुछ भी बोल जा रहे हो, लोकतंत्र खतरे में है, देश ठीक से नहीं चल रहा है। बिहार का नागरिक, बिहार की जनता ये सब कुछ देख रही है, सब समझ रही है।
और ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में चुनाव है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले नहीं कुछ भी बोल जा रहे थे और सबूत नहीं होता था। अब तो दिन रात रील्स पर चलते रहते हैं और सेव करके बिहार की जनता रख ली होगी और ये रोज़ देखेगी कि राहुल गांधी ने हमारे तीसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री को किस तरह से इस तरह की भाषा का यूज किया, कैसे एक अदना सा नेता, कांग्रेसी नेता से, मुस्लिम नेता से वो गाली दिलवा रहा है, गंदी गंदी गालियां दिलवा रहा है। लेकिन राजीव सर, ये जो पूरा जो हुआ एक तरह से एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन अब जिस नौशाद ने ये जो गालियां दी थी उसने माफ़ी भी मांग ली है, उसका वीडियो भी सामने आया है। लेकिन क्या अब एक बहुत बड़ा तीर विपक्ष की कमान से निकल चुका है? एक बड़ी चूक विपक्ष की तरफ से हो चुकी है? क्या ये चुनाव भी विपक्ष के हाथ से निकल गया है? देखिए, नौशाद ने क्या खुद से गालियां दी होंगी क्या? उसकी इतनी हिम्मत है? उसने गालियां इसलिए दी क्योंकि राहुल और कांग्रेसी नेताओं ने और कांग्रेसी आला कमान ने ये अपने नेचर में, अपने पॉलिटिकल नेचर में इसको सेट कर रखा है कि भाजपा को गाली दो, मोदी को गाली दो, आरएसएस को गाली दो और तुम्हें हम सराखों पे बैठा कर रखेंगे। और माफी मांग लेने से क्या गाली लौट जाती है? ठीक है, मोदी जी जवाब नहीं देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की जनता जवाब देगी। राहुल को अपने पद का एहसास नहीं है क्या? विपक्ष के नेता है ना, मनमोहन सरकार में सुषमा स्वराज भी नेता थी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का पद कम से कम पीएम मोदी का उन्हें, या कहें कि नरेंद्र मोदी का उन्हें लिहाज नहीं है, तो कम से कम प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो याद। मैं उसी की बात कह रहा हूं कि देखिए, अगर आप ये कहें कि भाजपा नेताओं में भी ये होता है, तो नेता विपक्ष थी सुषमा स्वराज जी, कभी भी उन्होंने मनमोहन सिंह का अपमान नहीं किया, गाली की बात तो दूर। लेकिन इस 55 वर्ष के युवा को तनी भी एहसास नहीं है कि चलो पहले कुछ और थे, अब तो नेता विपक्ष बहुत ही जिम्मेदार पद है। और जब तुम खुद ही गाली दे रहे हो तो तुम्हारा नेता तो गाली देगा ही, दिलवाओगे तुम, और आपने गाली दिलवाई है। माफी मांगने से बिहारी माफ कर देंगे क्या? राजीव सर, इसका कितना असर चुनावों पर पड़ेगा? इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए, मैं इस चीज़ को पहले भी रिपीट करता रहा हूं कि चुनाव में बड़ी पार्टी होने के बाद भी राजद के 6 विधायक खिसक जा रहे हैं और भाजपा बड़ी पार्टी हो रही है। और इसके बाद उपचुनाव में लगातार हार, फ्लोर टेस्ट के दौरान आपके विधायकों का भाग जाना मुरमुरा खाने, ये बताने के लिए काफ़ी है। और जिस तरह से ये वोट चोरी की बार बार ये बात कह रहे हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि वोटर जोड़े जा रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि बिहार में कि हटाए जा रहे हैं। सुप्रिया सुनेत्र ने कल बोला है कि कटिहार के में एक 82 नंबर मकान है, उसमें 197 वोटर जोड़े गए हैं, वहाँ रहते हैं। और जब बाद में जांच में जब पता चला, आसपास के लोगों ने जब उसकी तस्दीक की, तो पता चला कि उसमें जो 10 परिवारों के लोग जो रहते थे, जिनका नाम है, वो भी मुस्लिम थे। और हिंदू घर में, सोचिए, हिंदू घर में उन मुस्लिमों का नाम है। तो ये जो 65 लाख जो वोटर हटाए गए हैं, ये तो मैं कह रहा हूं, कोर वोटर किसके हैं? मुस्लिम और यादव किसको वोट देते हैं? तेजस्वी यादव को देते हैं वोट, कांग्रेस को मुस्लिम वोट देते हैं, यही खुद कहते हैं। नौशाद से गाली दिलवा ही रहे हो इसीलिए ना, कि वोट हमें मिले, लोग वाहवाही करें। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो भी तिकड़मबाजी की गई है वोटर लिस्ट में, ये किसके द्वारा की गई है। यही लोग आज क्या करते हैं कि पहले गलत डॉक्यूमेंट बना के पहले हिंदू के घर में मुस्लिम वोटरों को घुसाते हैं और फिर बाद में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में जाके फिर वो चेंज कराते हैं और यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, नेपाली हैं, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट दिखा के ये भारत के नागरिक बन जाते हैं, भारत के वोटर बन जाते हैं। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस साजिश में कौन शामिल है और क्यों ये तरफड़ाहट है। क्योंकि जो इन्होंने वर्षों से मेहनत करके बनाया था, गलत डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे जो सुलेमान और अब्दुल को जो इन्होंने वोटर लिस्ट में शामिल कराया था, अब सब पे चुनाव आयोग ने पानी फेर दिया है। और ये हार इनको साफ दिख रही है
कि भाई 65 लाख वोटर कट गए और इनको इतनी समझदारी नहीं है कि जहां वोटर जोड़े जा रहे हैं या जहां घटाए जा रहे हैं तो ये मांग के चल रहे हैं दुनिया की कौन सी ऐसी एजेंसी है जो ये बता सकती है कि वोटर काटे गए तो कांग्रेस के वोटर थे, जहां वोटर जोड़े गए आपके अनुसार तो भाजपा के वोटर थे। क्या मूर्खता वाली बातें करते हैं ये लोग, सिर्फ बिहारियों को गुमराह करने के लिए। क्या बिहार के लोग क्या पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं? और क्या यूं ही 15 साल के जंगल राज को उखाड़ फेंकने के बाद 2005 से लेकर 2025 तक ऐसे एनडीए की सरकार है, बीच बीच में छिटक के राजद आई फिर हटाई गई, उसको अलग बात है, लेकिन यूं ही बिहारियों ने बना दिया। ऐसे सेंटर में तीसरी बार मोदी सरकार है और ये क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? इनको मेरे ख्याल से अगर इनको ट्रंप पे ज़्यादा भरोसा है मोदी जी से ज़्यादा, तो ट्रंप से जाके एक बार ट्यूशन लेना चाहिए कि थोड़ा कोई बोलना सिखा दे, कुछ पॉलिटिक्स सिखा दे। लेकिन ये सोनिया गांधी के बिगड़ैल इकलौते बेटे हैं और ये इससे भी ज़्यादा कहा जाए तो राजनीति में कितने अपरिपक्व हैं तेजस्वी यादव, ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इनकी ज़मीन को राहुल गांधी हथिया रहे हैं, किस तरह से ये बात समझ रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं बिहार की जनता को कि लालू यादव सेहत के कारण बैठ चुके हैं, तेजस्वी को कुछ समझ में आता नहीं, प्रशासनिक अनुभव है नहीं, राजनीतिक अनुभव है नहीं, तेज प्रताप उधर ही लड़ रहे हैं पारिवारिक लड़ाई में, तो भाई इनको वोट दे के तुम कहीं ना कहीं अपना वोट खराब करोगे। अच्छा है कि कांग्रेस को तुम जिता दो, या फिर कांग्रेस ये सोच रही है कि किसी तरह से राजद का सहारा लेकर हम बिहार की सत्ता में सत्तासीन हो जाएं, सेंटर तो दूर दूर तो कभी है नहीं। तो यही है पूरा मामला और पूरी तरह से इनको हार दिख रही है और इसीलिए सब लोग बौखला रहे हैं, इनके दिमाग का नस सब फटने की तरफ है और इसीलिए मोदी जी को गालियां दे रहे हैं। चलिए राजीव जी, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पीएम मोदी को गाली देकर विपक्ष ने पूरी तरह से सियासी समीकरण बदल दिए हैं। राहुल गांधी की यात्रा जिस मकसद के साथ शुरू हुई थी वो अब पूरी तरह से भटक चुकी है। मोदी के विरोध में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब भाषा की मर्यादा भी भूल गए हैं। पीएम मोदी को गाली देकर विपक्षी गठबंधन ने अपने पक्ष में आने वाली हार को और बड़ा कर दिया है। इधर जिस तरह से एनडीए इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है, उसने बड़े कैनवास पर एक बड़ा, यहां पर कहें कि एक तरह से बड़ा आघात पहुंचाने की तैयारी कर ली है। यानी ये चुनाव पूरी तरह से विपक्ष के हाथ से निकल गया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।